टोटल अपनी एनर्जी नीड का वो कोई 18% के करीब वो हम न्यूक्लियर से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए ना कि हम अपनी टोटल नीड का कितना परसेंट न्यूक्लियर से पूरा करते हैं, तो इस हिसाब से हम साउथ एशिया में टॉप पे हैं। देखिए ना, हम टोटल एनर्जी का कोई 3530 मेगावाट हमारे एनर्जी में इसमें 3530 मेगावाट। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ या बाकी उसके साथ, तो क्या स्टिल वी आर स्टैंडिंग टॉल? अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। ग्रीन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जहां हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की और बात करते हैं सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन की। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ तमाम दुनिया में ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है कि फॉसल फ्यूल पर डिपेंडेंस सस्टेनेबल नहीं है। बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, क्लाइमेट चेंज के असरात और बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड ने तमाम दुनिया को ये बावर कराया है कि उन्हें लो कार्बन और सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ जाने की ज़रूरत है। और ये रियलाइजेशन सिर्फ आलमी सतह पर नहीं है, पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक इसके ऊपर सीरियस बहस और डिबेट स्टार्ट हो चुकी है और पाकिस्तान भी अपने रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रहा है। सो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम मुख्तार साहब से ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसके साथ ही हमारी जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो किस हद तक फुलफिल हो रही हैं, फ्यूचर में हमारे क्या प्लान्स हैं, और अगर हम उसको कंपेयर करें हमारे हमसाया ममालिक के साथ तो हम इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तगू में वेलकम करते हैं मुख्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल खैरियत है। अच्छा मुख्तार साहब, आज की हमारी गुफ्तगू क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस के हवाले से है और बहुत ज़्यादा बात हो रही होती है न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर एनर्जी सोल्यूशंस के ऊपर बात हो रही होती है, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वो कब से शुरू हुआ, और अब तो मेरे ख्याल में हम इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी की हमारी प्रोडक्शन है वो भी कोई 18% है, तो थोड़ा सा हमें इसका बैकग्राउंड और इस वक्त हम कहाँ पे हैं वो बताइए। देखिए, आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ बातचीत शुरू हो गई थी और काम शुरू हो गया था, लेकिन ख़ास तौर पे 1950s की दहाई में पाकिस्तान में इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई अमली तौर पे। तो उसमें चूँकि उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका के काफ़ी करीब भी था, हम सीटो सेंटो अलायंसेस के मेंबर भी थे, और उस वक्त एक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने एक एटम फॉर पीस प्रोग्राम भी शुरू किया था। तो पाकिस्तान ने उस वक्त इससे फ़ायदा उठाया और ये पाकिस्तान ने 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बना दिया। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसकी फिर बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि वो न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से, जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी होता है, कि उस हवाले से काम करे। अच्छा, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त तब हुई जब 1962 में एक 5 मेगावाट का पावर प्लांट जो है रिसर्च के लिए, वो पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसको कहते थे, PARR1, तो ये 1962 में पाकिस्तान में ये लगा। इसको बाद में अपग्रेड भी किया गया 1990 में और फिर इसको 10 मेगावाट का कर दिया गया। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी, मतलब 1956 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बन जाना, फिर उस एटम फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर ये 1962 में ये PARR1 का लग जाना। तो ज़ाहिर है जब ये रिसर्च की वो भी लग गया पावर प्लांट, तो फिर रिसर्च सेंटर बन गया। इसके अलावा ज़ाहिर कुछ लेबॉरेटरीज़ वगैरह मौजूद थी, कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स में ये पढ़ाया जा रहा था, लोगों की ट्रेनिंग की जा रही थी। उस वक्त जो हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मेंबर्स थे शुरू में, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी वेस्ट वगैरह में भेजा ताकि वो इस तरह की तालीम हासिल करके करें। अच्छा, उसमें बड़े सारे नाम आते हैं लोगों के जिन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, जो हमारे उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। लेकिन एक बहुत नुमाया नाम वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम भी, चूँकि उनका फील्ड फिज़िक्स वगैरह ही था, तो उन्होंने भी उस वक्त एक बड़ी मदद की और इनकरेज किया और पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ एडवाइस भी कर रहे थे। और उनका फोकस भी यही था कि कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए जाएँ, जो वो ज़ाहिर ये साइंटिस्ट, ख़ास तौर पर जो विजनरी साइंटिस्ट थे, वो देख रहे थे कि एनर्जी की नीड्स तो होंगी पाकिस्तान की। तो फिर 74 की था, जैसे मैंने कहा कि 70s में तो फिर वो न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, फिर पाकिस्तान की तवज्जो भी काफ़ी न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ हो गई, जिसमें फिर कोहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज़ वगैरह इस्टेब्लिश की गई। और वो अगरचे उसका फोकस प्रोग्राम उसकी तरफ था, वेपन की तरफ, लेकिन ज़ाहिर जब वेपन बना रहे थे तो टेक्नोलॉजी तो वही थी ना।
तो वही टेक्नोलॉजी फिर बाद में पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रही थी। तो वो फिर अगर हम आप देखें तो उसमें फिर की स्टेप्स वही हैं कि डॉक्टर अब्दुल ख़ान वापस आते हैं, ग़ालिबन 1976 में वापस आते हैं, वो KRR लेबॉरेटरीज़ को लीड करते हैं। फिर पाकिस्तान 80s की दहाई में किसी वक्त न्यूक्लियर वेपन बना चुका काबिल हो जाता है, टेस्ट फिर हम आके 98 में करते हैं। तो ये तो वेपन वाली साइड हो गई। जो ये पीसफुल प्रोग्राम है साथ ज़ाहिर है ये भी चल रहा है, और इस जो पावर जनरेशन के हवाले से, और 71 में अगरचे हमने वो 137 मेगावाट का कैनेडियन फर्म के ज़रिए से लगा था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान मज़ीद प्लांट्स भी लगाता है और अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बिल्ड करता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो हम टोटल अपनी एनर्जी नीड का वो कोई 18% के करीब वो हम न्यूक्लियर से पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए ना कि हम अपनी टोटल नीड का कितना परसेंट न्यूक्लियर से पूरा करते हैं, तो इस हिसाब से हम साउथ एशिया में टॉप पे हैं। देखिए ना, हम टोटल एनर्जी का कोई 3530 मेगावाट हमारे एनर्जी में इसमें 3530 मेगावाट। तो इस अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ या बाकी उसके साथ, तो क्या स्टिल वी आर स्टैंडिंग टॉल? देखिए हम चूँकि इंडिया की निस्बत छोटा मुल्क है, हमारी उतनी पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी उतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन जो पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसके अंदर 3530 मेगावाट वो न्यूक्लियर से हमारे आ सकते हैं, ये कैपेसिटी है। अच्छा, और 2024 में हमारी टोटल जो एनर्जी कंजम्पशन थी उसका हमने 18.3% जो है वो न्यूक्लियर से पैदा किया। अच्छा, इसके मुकाबले में मतलब परसेंटेज टर्म्स में मतलब हमारी अपनी टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 18.3% हमने न्यूक्लियर से प्रोड्यूस किया। अगर आप इसी पैरामीटर पे देखें तो हम साउथ एशिया में टॉप पे हैं। मतलब इंडिया हमसे न्यूक्लियर से बिजली ज़्यादा बनाता है, मतलब हम अगर 3530 बनाते हैं मेगावाट एज पर देयर एनर्जी नीड, एग्जैक्ट हमारी 3530 मेगावाट कैपेसिटी है न्यूक्लियर से बिजली बनाने की। इंडिया की कैपेसिटी 8880 है, मतलब हमारे से डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन वो उनके ओवरऑल एनर्जी जो उनकी कंजम्पशन है या डिमांड है उसका सिर्फ 3% मीट करती है। हम जब 3530 बनाते हैं तो हम अपनी एनर्जी डिमांड का या नीड का या कंजम्पशन का 2024 में हमने 18% से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट किया। तो और वैसे भी इंडिया देखिए आपसे हमसे 5-6 गुना बड़ा मुल्क है, अगर हम 3530 बना रहे हैं और वो 8880 बना रहे हैं तो इट्स लिटिल ओवर डबल, तो हमारे एक तरह से ज़्यादा है। और लेकिन इंडिया में उस पर ज़ाहिर है अब मज़ीद काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, हमारे इसमें जो अब ज़ाहिर है इसके हवाले से हमने वो एक 137 मेगावाट का तो 1971 में कमीशन हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने ज़ाहिर है इस फील्ड में इन्वेस्ट किया है और काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं हमारे। तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने पावर प्लांट मौजूद हैं और क्या फ्यूचर्स प्लानिंग है, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है? इस वक्त पाकिस्तान में जो 6 पावर प्लांट हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फंक्शनल हैं, और ये सारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर वो चल रहे हैं। 2 बड़ी साइट्स हैं जहाँ पे ये लगाए गए हैं, एक तो कराची में लगाए गए हैं, कराची में 2 लगाए गए हैं, और एक चश्मा में लगाए गए हैं। चश्मा आपको पता है हमारे ये डेरा इस्माइल ख़ान के इस रीजन में है। चूँकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपको ज़ाहिर एक तो साइट चाहिए होती है, कोई सेफ लोकेशन चाहिए होती है, और साथ में पानी भी चाहिए होता है। तो चश्मा में भी वो दरिया सिंध उधर करीब से गुजरता है और चश्मा, तो वहाँ पे पानी मौजूद है। कराची में फिर ज़ाहिर साथ में समुंदर है। तो इसमें से 4 पावर प्लांट्स जो है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स C1, C2, C3 और C4, जिनकी जो है ना जो टोटल कैपेसिटी है वो 1330 मेगावाट है। तो ये चश्मा पे लगे हैं। सी से मेरे ख्याल में बनता भी चश्मा है, C1, C2, C3, C4 ये चश्मा पे लगे हुए हैं और 1330 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते हैं। फिर 2 पावर प्लांट्स जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 और K3, K से मेरे ख्याल में कराची बनता है, तो जिनकी टोटल कैपेसिटी 2200 मेगावाट, मतलब ये बड़े हैं जो भी रिसेंटली ऐड हुए हैं। जी बिल्कुल, ये 1100 मेगावाट का एक है, तो ये कराची में लगाए गए हैं। अच्छा, और इसमें जो K2 है ये अभी रिलेटिवली रिसेंटली लगे हैं। जो कंस्ट्रक्शन K2 की है वो 2015 में शुरू हुई थी, K3 की कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई थी। अब K2 जो है वो कनेक्ट कर दिया गया था 2021 में।
मतलब 2021 में उसको ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया था। K3 जो है उसको 22 में कनेक्ट कर दिया था। मतलब वो जो C1 वो पहले C1 1 to 4 वो पहले पर लग चुके थे, और ये जो कराची वाले हैं ये बाद में लगे हैं, तो 21 और 22 में ये कनेक्ट हुए हैं ग्रिड के साथ। लेकिन साथ ही में हमारा वो जो था ना कैनूप वाला है, उसको डीकमीशन कर दिया गया, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया था। तो वो अभी मेरे ख्याल में उसकी डीकमीशनिंग हो रही है या हो चुकी है, तो अब वो बिजली पैदा नहीं कर रहा है। तो अब जो टोटल बिजली पैदा हो रही है वो इन 6 पावर प्लांट से पैदा हो रही है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होती है ज़ाहिर वो कंसिस्टेंट होती है, ये दिन रात चलते हैं, और ये जो एक बेस लोड होता है ना, ये ज़ाहिर है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मतलब हमारी मौजूदा सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान एक और पावर प्लांट लगाने भी जा रहा है, वो C5, वो यहीं पे चश्मा वाली जगह पे, और उसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट की। तो 1200 मेगावाट का ये चल लग चुका है, इसका इफ्तिताह हो चुका है। ये जुलाई में 2023 में इसका इफ्तिताह हो गया हुआ है, और इसमें कोई $4.8 बिलियन की शायद उसकी कास्ट है। और उसमें सुना है कि कोई जो पहला कंक्रीट है उसका वो बिछा भी दिया गया है, तो उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। तो मतलब 6 प्लांट ऑलरेडी काम कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 7वें पे काम हो रहा है। जब ज़ाहिर लग जाएगा तो 1200 मेगावाट ये और 3530, तो आप देख लें कि 1200 ये होता है तो 3730 और 4730 की कैपेसिटी पाकिस्तान की हो जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना में, उससे बिजली जनरेशन करना, जो कि एक बड़ा परसेंटेज होगा हमारी ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कोई कैपेसिटी मजीद भी बिल्ड की है, जैसे होता है ना लोकल फ्यूल, यूरेनियम वगैरह। फिर इसमें एक वो होता है कि जी आप रिफ्यूलिंग, जो कैपेबिलिटी टू परफॉर्म रिफ्यूलिंग आउटेजेस वगैरह, तो ये पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया है। और ये भी कोशिशें की हैं कि जो है ना RFO ड्यूरेशन हैं वो कम से कम हो जाएं।